तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आज की इस इतिहास की क्लास में। हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आपको पता होगा लेक्चर 1 हम यहाँ पे कर चुके हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर 2। लेक्चर 6 में हमारा ये लेसन कंप्लीट होने वाला है। तो इसे शुरू करते हैं। हम क्या देखते हैं कि लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने देखा कि जो फ्रांस था उसमें क्रांति किस प्रकार से हुई, कब हुई? 1789 में क्रांति हुई। 1790 के दशक में वहां पे क्या हुआ? सेना दूसरे देशों में गई। ठीक है, 1791 में वहां पे संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन संविधान में जब कुछ कमियां आ गई तो नेपोलियन आए और नेपोलियन ने उन कमियों को सुधारा। तो इतना हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, तो इसका अध्ययन भी हम 4 बिंदुओं के अंतर्गत करने वाले हैं। तो पहला बिंदु हमारा होने वाला है कुलीन वर्ग और जो नया मध्य वर्ग था वो किस प्रकार से समाज में रहते थे। फिर देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद क्या चीज है। फिर 1815 के बाद नया रूढ़िवाद, और फिर क्रांतिकारी पढ़ के हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। तो वीडियो लंबा हो सकता है, आराम से चलिए जल्दी से चालू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होने वाला था? कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। ठीक है, बस ये हमको पढ़ना है। तो सबको पता है जब यूरोप पहले के समय में काफी सारे समाज के हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, उनमें कौन कौन होते थे? कुलीन होते थे, पादरी वर्ग होते थे, और एक जनसाधारण समूह आ जाता था। ठीक है, जनसाधारण में अमीर भी आते थे, मध्य वर्ग के लोग भी आते थे और गरीब भी आते थे। ठीक है, तो क्या होता है, कुलीन वर्ग जो है यूरोप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, मतलब सबसे शक्तिशाली वर्ग था। शक्तिशाली हो गया। ठीक है, शक्तिशाली था ताकि क्योंकि इसके पास काफी सारा धन था। ठीक है, धन था तो ये लोगों पे ऑर्डर चलाता था, शासन भी यही करता था। ठीक है, नया मध्य वर्ग का उदय बाद में होता है, देखते हैं अभी किस प्रकार से। तो ये कुलीन वर्ग रहता था, लेकिन संख्या इनकी क्या थी? संख्या कम थी इनकी। हम क्या देखते हैं? इनकी संख्या काफी कम थी। तो यूरोप में सबसे ज्यादा संख्या में रहते कौन थे? हम क्या देख रहे हैं कि कृषक जो है, किसान, वो काफी अधिक संख्या में रहते थे, जिनमें से कुछ लोगों के पास तो अपनी खुद की जमीन थी तथा कुछ जागीरदारों के पास अपना काम किया करते थे। तो ये हमने देखा कुलीन वर्ग किस प्रकार से यूरोपीय समाज में था। वह शक्तिशाली वर्ग था, संख्या में कम था, लेकिन शासन चलाता था सभी लोगों पर। ठीक है, इतना हम देखते हैं। फिर कुछ समय बाद जैसे जैसे समय समय व्यतीत होता है, हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो ये यूरोप है। ठीक है, किसी भी नक्शे में हम दिशाओं को किस प्रकार से दर्शाते हैं? ऊपर क्या दिखाते हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये हमने दिखा दिए यूरोप में। हम क्या देख रहे हैं कि जो पश्चिमी और मध्य यूरोप है, ये इलाका, यहाँ पर क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे उद्योग विकसित हो रहे हैं। अब उद्योग विकसित होंगे तो लोग काम भी करने जाएंगे इनमें। तो जो गरीब लोग थे, जो समाज में गरीब लोग थे, जो कृषक लोग थे, जब उनकी फसल खराब हो जाती थी तो वे क्या करते थे? शहरों में गए। शहरों में कहाँ गए? उद्योग में काम करने के लिए गए। जब उन्होंने उद्योगों में काम किया तो उन्हें वेतन मिला। ठीक है, उनकी कमाई हुई, तो थोड़ा उनके पास क्या हुआ? पैसा आना चालू हुआ। तो ना तो वे अमीर बन गए, ठीक है, ना गरीब रह गए। वे कैसे रह गए? मध्य वर्ग के लोग रह गए। कौन बने ये? गरीब लोग। गरीब लोग क्या बन गए? मध्य वर्गीय। ये हमने देखा। तो बस इतना सा छोटा सा टॉपिक था, इसमें कोई भी ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। बस हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुलीन वर्ग था और नया मध्य वर्ग था। इसका उदय कैसे हुआ वो हमने यहाँ पे मेन चीज देखी। किसके कारण? उद्योगों के विकास के कारण। ठीक है, और एक और चीज हम क्या देखते हैं, जो उस समय में यूरोप में सबसे जो उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा हो रहा था वो इंग्लैंड में हो रहा था। इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में वहां पे उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा हो रहा था, तो काफी लोगों को वहां से जो कपड़ा आता था या फिर जो भी माल वहां पे बनता था उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, मतलब कंपटीशन करना पड़ता था।
ठीक है, इतना क्लियर है। हमारा एक टॉपिक आराम से कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं है इसमें। बस हमने क्या देखा, कुलीन वर्ग था जो यूरोप में क्या था, सबसे शक्तिशाली हो गया, संख्या में कम था। तो भाई ज्यादा कौन था, कृषक लोग ज्यादा थे। अब फिर धीरे धीरे देखते हैं कि जो पश्चिमी और मध्य यूरोप है वहां पे उद्योग विकसित होने लग गए। अब उद्योग विकसित हुए तो गरीब लोग उसमें काम करने गए और कैसे बन गए, मध्य वर्गीय बन गए। ये लोग शिक्षित भी हुआ करते थे। ठीक है, शिक्षित भी ये हुआ करते थे। बाद में हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा जो क्रांति की भावना उत्पन्न करने में जिनका सबसे ज्यादा योगदान था, वे मध्य वर्गीय लोग ही थे सबसे ज्यादा। ऑलमोस्ट आप मान लो 90% मध्य वर्गीय लोगों का योगदान रहा है इस पूरी क्रांति में। ठीक है, तो इतना आराम से क्लियर है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, चार में से हमारा एक टॉपिक क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब तो सबको पता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, क्या बताया था, देश के प्रति प्रेम की भावना या अपनेपन का भाव या अपनत्व आप कह सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं, उदारवाद एक नया शब्द आया, पहले आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा, तो एक बार दोबारा से इसको देखते हैं। उदारवादी मतलब क्या होता है, ये दो शब्द, एक शब्द है ठीक है, ये एक शब्द है, इससे ये लिया गया है। इसमें जो लाइबर है इसका मतलब क्या है, आजादी। ठीक है, ये आपको बस इतना याद करना है कि किस शब्द से लिया गया है। उदारवादी ये लाइबरलिज्म का मतलब हिंदी अनुवाद है। और ये इसमें लाइबर का जो मतलब है वो क्या होता है, आजादी। तो हम सीधे सीधे तौर पर देखें तो उदारवादी का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के लिए आजादी। किसके लिए होगी, व्यक्ति के लिए होगी। व्यक्ति के लिए आजादी। ठीक है, और क्या मतलब होता है उदारवाद का, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। सबकी बराबरी। ठीक है, क्या बोलता है ये उदारवाद, ये उदारवाद का असली मतलब होता क्या है, आजादी। किसके लिए, व्यक्तियों के लिए तो आजादी, और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं उदारवादी जो लोग थे, उदारवादी जो लोग थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सभी व्यक्ति क्या हो, आजाद हो, अपनी स्वतंत्रता से कोई भी कार्य कर सके। ठीक है, और क्या चाहते थे, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, कि कानून के समक्ष सबको बराबर माना जाए, कोई भी ना ऊंचा होगा ना कोई नीचा होगा। ठीक है, एक तो ये था। अब जो उदारवादी लोग जैसी सरकार बनाना चाहते थे, ठीक है, जो सरकार बनाना चाहते थे, वे क्या चाहते थे, कैसी हो सरकार, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता हो। प्रेस क्या होता है, अपनी जो मीडिया होती है, टीवी रिपोर्टर्स आते हैं ना, कि ये जो भी अपने मन से छापना चाहे वो छाप सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके बारे में जनता को जागरूक कर सकते हैं, कोई अच्छे काम कर रहा है तो उसके बारे में बता सकते हैं। इन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की सरकार चाहते थे। अब आगे हम क्या देखते हैं, उदारवादी जो लोग थे वो क्या नहीं चाहते थे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया पहले कि उदारवादी, उदारवाद होता क्या है। ये वाद मतलब क्या होता है, भावना होती है। जैसे वाद, यहाँ पे भावना हो गई किसकी, देश प्रेम की। उदारवाद क्या है, एक भावना है, किस प्रकार की, व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी की। तो उदारवाद सबको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम क्या देखते हैं, उदारवादी जो है वो ये नहीं चाहते थे कि सबको बराबर वोट का मतलब बराबर वोट देने का अधिकार मिले। मतलब क्या है, सभी लोग वोट नहीं दे सकते हैं। कौन दे सकता था, केवल संपत्तिवान पुरुष, संपत्तिवान पुरुष केवल।
ठीक है। पुरुष भी वही जो केवल क्या हो, अमीर हो। जब नेपोलियन आया था तो उसने क्या किया था, पहले तो इनको वोट डालने का अधिकार था कुछ लोगों को, काफी को। जब इसलिए आया तो इसने क्या, नेपोलियन जो था, हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, नेपोलियन नेपोलियन क्या करता है, जो वोट देने का अधिकार था उसको बंद कर देता है। किसके लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं को कहता है कि आप वोट नहीं दे सकते, और क्या बोलता है इनको, ये वयस्क नहीं है, समझदार नहीं है, और इनको अपने जो पिता है और पति है उनके अधीन इनको कर देता है। तो ये हमने देखा कि उदारवादी क्या नहीं चाहते थे, इनकी ये सोच बस एक थोड़ी सी गलत थी। बाकी ये व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी चाहते थे। अब आगे हम क्या देखते हैं, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या था। एक मिनट इसको रफ करते हैं और देखते हैं आगे। ठीक है, ये हमने देख लिया कि उदारवादी क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये विचारधारा क्या है। फिर हमने देखा क्या नहीं चाहते थे। फिर अब हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी क्या चाहते थे। आर्थिक मतलब, आर्थिक मतलब होता है अपने जो पैसों से संबंधित हो गया, मुद्रा से संबंधित, तो आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या चाहते थे, ये मानते थे कि जो शुल्क है उन्हें क्या कर दिया जाना है, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया था आपको याद होगा, मैंने बताया था नेपोलियन ने एक संहिता बनाई थी। कब, 1804 में एक संहिता बनाई थी। उसने एक चीज और करी थी, जो अपने अपने जो नियंत्रण कर रखा था उसने, जैसे वो यहाँ राज कर रहा है फ्रांस में, तो यहाँ या उसने नियंत्रण कर रखा था। तो वहां पर उसने क्या किया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था। मतलब काफी सारे राज्य यहाँ पे बटे हुए थे उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो उनको सरल बनाया। कैसे, उनको जोड़ जोड़ कर 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। ठीक है, 39 राज्यों का क्या बनाया, महासंघ बना दिया उसने। ठीक है, अभी यहाँ पे 39 राज्यों में बटा हुआ है, ये क्या है आज के जमाने में, ये जर्मनी कहलाता है। अभी हम देखेंगे इसका एकीकरण किस प्रकार से होता है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आएगा ये। तो अभी देख रहे हैं कि इसने क्या किया था, नेपोलियन ने 39 राज्यों का महासंघ बना दिया। ठीक है, अब वहां पर क्या होता था 1833 में, आप देखते हो, अगर कोई व्यापारी होता था ना, अगर उसे व्यापार करने जाना पड़ता था किसी भी स्थान से, जैसे आप मान लो न्यूरेमबर्ग से हैम्बर्ग, जब वो यहाँ पर जाते थे तो 11 नाकों से गुजरना पड़ता था। नाके क्या होते हैं, जैसे आप कभी भी हाईवे पे गए होगे, हाईवे पे क्या होता है, बीच बीच में टोल आते हैं, वहां पे आपको टैक्स कटा के आगे जाने देते हैं। तो इस प्रकार से 11 बार 11 नाकों से गुजरना पड़ता था, और हर बार 5% शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, 5% शुल्क देना पड़ता था। फिर आप आगे क्या देख पा रहे हो कि वहां पे जो 39 अलग अलग राज्य थे, सब में अलग अलग मुद्रा, क्या मुद्रा अलग अलग थी, सबकी अलग अलग। अब जब यहाँ से एक व्यापारी जाता था, मान लो कोई भी व्यापारी है, यहाँ से ये दो चार क्षेत्र में बना रहे हो, व्यापारी है, व्यापारी यहाँ से यहाँ गया। अब यहाँ पे तो रुपए चल रहे हैं, यहाँ पे डॉलर चल रहे हैं, यहाँ पे पौंड चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो हर जगह की अपनी अपनी इकाई अलग अलग थी, और नापने की व्यवस्था अलग थी। तो बहुत क्या होता था, कठिनाई होती थी लोगों को वहां पे व्यापार करने में। कैसे, जब वो यहाँ पे से मान लो कपड़ा है, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे कपड़ा है, ठीक है, यहाँ पे किसी और मापने में नाप रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ मीटर में नाप रहे हैं तो वहां सेंटीमीटर में, ऐसे अलग अलग होता था। यहाँ पर 55 सेंटीमीटर है, तो वहां पे क्या होगा, वही 57 सेंटीमीटर कहलाएगा। तो इस प्रकार से उनको कैलकुलेशन करने में काफी दिक्कत होती थी, मुद्रा की भी और मापने में, कि किस हिसाब से कपड़ा दे। तो सबका क्या था, अलग अलग था। अब ये जो जर्मनी था, आप आगे देखोगे, जो प्रशा था, प्रशा एक देश है प्रशा, वो इनको एकीकृत करने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। मतलब
इन सबको जोड़ के एक देश बनाने के लिए प्रयास करता है और बनाता भी है। आगे देखना। बाकी अभी देखो जो प्रशा था उसने क्या देखा, यहाँ पे सब जगह अलग अलग है, ये इसको एक करना चाहते हैं जगह को, पूरे 39 राज्यों को। अब जब सब जगह अलग अलग है तो क्या कर रहे थे व्यापारी जो है परेशान हो रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया, फिर उन्होंने प्रशा को बोला ठीक है, इसने क्या किया फिर एक शुल्क संघ बनाया। प्रशा ने क्या बनाया, शुल्क संघ बनाया, जिसमें क्या था, सारे जो आयात और निर्यात के कर थे ना, कर अपने टैक्स को कहते हैं, ये समाप्त कर दिए गए। ठीक है। और जो मापने की जो पहले इतनी ज्यादा 30 से ऊपर तो व्यवस्था थी, 30 मुद्रा थी पहले मान लो, उनको क्या कर दिया घटाकर केवल 2 कर दिया। किसने किया, शुल्क संघ ने किया। इस शुल्क संघ का नाम क्या था, अपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इससे, जोलवेराइन। ठीक है, तो ये सवाल परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का आ सकता है। अच्छा, एक और सवाल पूछेगा कि इसकी स्थापना हुई कब थी, प्रशा ने कर दी स्थापना, तो इसका लिखेंगे हम 1834 में इसकी स्थापना हुई। किसने की भाई, अपने प्रशा ने की, 1834 में कर दी। इसका नाम क्या था, नाम पूछ लिया, बता दिया जोलवेराइन था। ठीक है, तो क्या था ये पूछेगा तो हम लिखेंगे जोलवेराइन क्या था, एक शुल्क संघ था जिसने सारे शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, जिससे लोगों में क्या हो सके, एकता उत्पन्न हो सके। सभी जगह अलग अलग हो रहे थे ना, सब बटे हुए थे, अब एक ही सबका मापने का पैमाना हो गया तो आराम से सब क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे। तो यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद, वो क्लियर हो चुका है, समझ में आया सबको। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्या पढ़ा है हमने शुरू से। हम क्या देखते हैं, उदारवादी क्या है, विचारधारा है। कैसी विचारधारा, हम देख पा रहे हैं कि जो उदारवादी लोग थे वो व्यक्ति के लिए क्या चाहते थे, आजादी चाहते थे, कि वो स्वतंत्र होकर घूम सके। ठीक है, कानून के समक्ष सबको बराबर मानते थे और ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता हो, व्यक्ति आजाद हो। ठीक है, इस प्रकार से सरकार बनाना चाहते थे, इतना हमने पहले देखा। फिर हम क्या देख रहे हैं, ये जो उदारवादी थे वो वोटों के लिए हिसाब से सही नहीं थे, मतलब वो केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही वोट का अधिकार दिलाना चाहते थे। जब नेपोलियन आया था तो उसने क्या किया था, जो वोट का अधिकार है वो केवल संपत्तिवान पुरुषों को दे दिया, महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए, मतलब ये कहा कि ये व्यस्क नहीं है, समझदार नहीं है, उनको पिता और अपने पतियों के अधीन कर दिया था और उनसे वोट का अधिकार क्या कर लिया था, छीन लिया था। ठीक है, और फिर आगे हम देखते हैं कि अब यहाँ पर हम आ गए शुल्क वुल्क के लिए। हम देखते हैं कि नेपोलियन ने क्या कर रखा था, अपने आसपास 39 राज्यों का महासंघ बनाया सुधार कर। पहले तो और छोटे छोटे पता नहीं कितने राज्यों में ये बटे हुए थे, इनको जोड़कर 39 का बनाया। अब आगे देखेंगे जर्मनी बन जाएगा एक होकर। ठीक है, तो यहाँ पर नापने की अलग अलग व्यवस्था थी और मुद्रा भी अलग अलग थी। तो क्या किया, जो प्रशा देश है वहां पर उसने क्या किया, एक शुल्क संघ की स्थापना बनी, शुल्क संघ की स्थापना की। कब की, 1834 में कर दी। नाम क्या था, जोलवेराइन। इसने क्या किया, शुल्क अवरोध जो थे उसको समाप्त कर दिया, शुल्क अवरोध समाप्त कर दिए। तो ये वाला टॉपिक आराम से हमारा क्लियर हो चुका है। अब जो आने वाला टॉपिक है रूढ़िवाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चालू करते हैं। अब ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा भी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। तो क्या देखते हैं, 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। ठीक है, अब लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था, जो नेपोलियन था वो 1804 में आया, आ गया 1804 में, और कब तक शासन किया, 1815 तक उसने शासन किया। अब आप आगे क्या देख रहे हो कि जो नेपोलियन था उसने काफी बढ़िया बढ़िया चीजें करी। ठीक है, तो फिर आप कहोगे इसका शासन खत्म क्यों हो गया 1815 में, ऐसा क्या हो गया, ये इसका शासन ही क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे चल के देखते हैं 1815 में क्या होता है। जो फ्रांस था, मान लो ये यूरोप है पूरा, क्या है अपना
यूरोप महाद्वीप, यहाँ पे हो गया फ्रांस, फ्रांस कहीं भी होगा, मान लो यहाँ पे है फ्रांस। अब क्या देखते हो आप, इसके आसपास के जो देश थे वहां पे भी राजतंत्र की स्थापना थी, राजा का शासन था, ठीक है। तो नेपोलियन क्या था, राष्ट्रवाद के विचार को फैला रहा था लोगों में। वो ये जो आसपास के देश थे ये नहीं चाहते थे कि हमारे साथ भी वही हो जो फ्रांस के बूर्बो राजाओं के साथ हुआ था, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहते थे ना ये। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, चार देशों ने मिलके, चार देश कौन कौन से बताता हूँ, ठीक है। आप क्या देखते हो, चार देश कौन कौन से देश हो गए अपने, ब्रिटेन हो गया, रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया। ये जो चार यूरोपीय देश थे काफी शक्तिशाली थे, ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि वही हाल जो फ्रांस के लुइस ओल्वे के साथ हुआ था वो इनके साथ भी हो। तो ये चारों एक साथ एक दिन मिले और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हम फ्रांस पे क्या करेंगे, हमला करेंगे और नेपोलियन को पराजित करेंगे, ताकि वो जो है इससे राष्ट्र के विचार को फैलाए ना और हमारा भी अंत ना हो। तो 1815 में ये सारे क्या करते हैं, मिलते हैं और एक संधि करते हैं, संधि करते हैं। क्या कहाँ पर करते हैं, ये आइडिया किसने दिया, तो देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिया है वहां का जो चांसलर है, मतलब शासक आप कह सकते हो, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है कौन है, ड्यूक मेटरनिक। अब क्या देख पा रहे हो, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक है उसने एक संधि करवाई सारे देशों के बीच में। कहाँ करवाई, अपने जो ऑस्ट्रिया है उसमें एक शहर है, क्या नाम है उसका, वियना, वियना उस शहर का नाम है। वहां पर एक संधि होती है, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है या शासक कह सकते हो आप, इसने आइडिया दिया कि भाई हमें ये करना चाहिए। तो सारे वियना में मिलते हैं, कब मिलते हैं, आप कब देख रहे हैं इसका अंत हुआ नेपोलियन का, तो 1815 में ये सब मिलते हैं। अब बोलते हैं भाई इसमें वियना सम्मेलन में क्या डिसाइड किया जाता है कि भाई अब फ्रांस को क्या करना होगा, पराजित करना होगा और वहां पे वापस से राजतंत्र की स्थापना ये कर देते हैं। ये देखते हैं ये सारे मिलके जाते हैं, कौन, ये सब, और क्या कर देते हैं, फ्रांस पे क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। अब भाई ये देखो ये एक देश है, ये चार चार देश, फ्रांस क्या हो जाता है बेचारा, पराजित हो जाता है, फ्रांस नहीं, हकीकत में जो नेपोलियन है वो पराजित हो जाता है। अब कोई फ्रांस में थोड़ी युद्ध हुआ, ठीक है, एक जगह थी, स्थान नाम था वाटरलू, वाटरलू एक जगह का नाम है, सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आप सुन लिया, ठीक है। तो इसको याद रखना कि नेपोलियन की हार कहाँ पर हुई थी, वाटरलू के युद्ध में। इन सब ने इनका जो नेपोलियन है उसे कहाँ पराजित किया, वाटरलू में इसको पराजित कर दिया। तो नेपोलियन का तो हो गया अंत। अब क्या करते हैं, ये जो चारों देश है ये मिलकर क्या करते हैं, जो फ्रांस है, अब नेपोलियन को क्या किया गया, मारा तो नहीं गया, ठीक है, उसे क्या कर दिया गया, नेपोलियन को जेल में डाल दिया गया, नेपोलियन गया जेल में। अब नेपोलियन को भेज दिया जेल में, फिर अब फ्रांस का शासन कौन चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो चारों देश है, बोर्बो राजवंश जो पहले हटा था उसी को क्या कर देते हैं, वापस यहाँ पे बिठा देते हैं। एक बोर्बो राजवंश का एक नया शासक है वहां पर बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने वापस क्या किया, ऐसे खराब शासकों को वापस फ्रांस में बैठा दिया और क्या देखते हो वापस से इसमें राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो ये था इस प्रकार से 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं आगे। तो यार आगे देखने से पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें रूढ़िवाद होता क्या है, ठीक है। मैं काफी देर से बोलता चला गया, रूढ़िवाद पे ध्यान नहीं गया, रूढ़िवाद होता क्या है, ठीक है। तो 1815 के बाद नया रूढ़िवाद आता है, पहले भी रूढ़िवाद था। अब रूढ़िवाद होता क्या है, आराम से समझो, ये सबसे इजी हो सकता है आपके लिए। जो पुरानी सोच,
ठीक है, रूढ़िवाद है। जो पहले के जमाने में लोग थे वो काफी सारी कुप्रथाओं को इस्तेमाल किया करते थे, तो यही क्या है, पुरानी सोच है, रूढ़िवाद है। इसमें क्या करते हैं लोग की जो पुरानी अपनी संस्थाएं हैं, समाज है, उनको बनाए रखना चाहिए, उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के विचार को क्या कहते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। अब 1815 के बाद नया रूढ़िवाद कहाँ से आया? अब नया भी लिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब पहले भी था रूढ़िवाद। आप क्या देखते हो, जब लुई 16वां था वो रूढ़िवादी तो था, पुरानी विचारधारा के लोग थे वहां पे, जो शासक था, समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उनको चलाया जा रहा था, तो रूढ़िवाद था। फिर वहां पे कैसे ना कैसे सुधार हुआ क्रांति होने के बाद। फिर आप क्या देख रहे हो, ये जो चार थे ये देश, ये इससे चिढ़ने लगे, इसको आक्रमण करके जो अपना नेपोलियन था उसे हटा दिया और वापस से बोलबो राजवंश को ला दिया। फिर से क्या हो गई, रूढ़िवाद व्यवस्था जो है स्थापना हो गई। अभी आप आगे देखोगे एक लेक्चर आएगा, उसमें वापस से इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, कैसे हटाएंगे वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इतना जो हमारा टॉपिक है 1815 के बाद नया रूढ़िवाद आता किस प्रकार से है, रूढ़िवाद होता क्या है, वो हमने देखा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे का चालू करते हैं। आगे आप पे देखोगे क्रांतिकारी, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे जरूर से जरूर जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक करते हैं, लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर वापस से वन शॉट रिवीजन इसका जल्दी से कर लेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, एक टॉपिक है क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी होता क्या है, सबको पता है, जो क्रांति करता है। ठीक है, जो समाज में जो बुराइयां व्याप्त है, या फिर जो राजा हमारे खिलाफ जो शासन कर रहे हैं उसके खिलाफ जो बगावत करता है उसे क्या कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं। क्रांतिकारी सबको पता है क्या है। अब ठीक है, इस क्रांतिकारी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही फेमस आदमी है, इस किताब का बहुत इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है, कौन है, जूसेपे मैत्सिनी। आप क्या देखते हो, जूसेपे मैत्सिनी, ये क्रांतिकारी हुआ बहुत बड़ा। कहाँ का हुआ, इटली का। तो जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वो बताते हैं। ये इटली का जो है क्रांतिकारी हुआ। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ, 1860। कहाँ हुआ, इटली में तो हुआ, इटली में भी कोई शहर होगा, तो उसका नाम क्या था, जेनोवा में हुआ। ठीक है, अब इसमें क्रांतिकारी भावना जो है वो बचपन से ही व्याप्त थी। ठीक है, जब ये 24 साल का हुआ तो आप क्या देखते हैं, लिगुरिया एक स्थान है, वहां पे जो इसने क्रांति करी उसके लिए इसे बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है, मतलब कोई गुस्सा हो गया होगा, इसे निकाल दिया गया। ठीक है, निकाल दिया गया। तो फिर ये काफी जगह है ना, कुछ संगठनों से भी जुड़ा। एक कार्बोनारी नाम का एक गुप्त संगठन था, कार्बोनारी गुप्त संगठन। संगठन होते हैं काफी जो समाज सुधारने के लिए कार्य करते रहते हैं, तो ये एक संगठन था, इसमें भी एक यार व्यक्ति जो है जुसेपे मैचिनी ये जुड़ा। फिर आगे आप क्या देखते हो, ये दो संगठनों की खुद स्थापना करता है, जो बहुत फेमस संगठन है। आप क्या देखते हो, 1831 में एक स्थापना करता है, एक 1833 में। 1831 में तो ये करता है मार्सेई में, एक स्थान का नाम है मार्सेई, और 1833 में करता है बर्न में। मार्सेई में कौन सा करता है, यंग इटली, यंग इटली की स्थापना इसने कर दी। बर्न में क्या देखते हो आप, यंग यूरोप की स्थापना करता है। तो ये जो है, ये जो मैंने इतना लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख कर रखना चाहो तो लिख कर रख सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। ये आपको बोल देगा जूसेपे मैत्सिनी पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो किस प्रकार से लिखोगे आप, जूसेपे मैत्सिनी इटली का महान क्रांतिकारी था। ठीक है भाई, था 1807 जनवरी में उसका जन्म हुआ। ठीक है, 24 साल की उम्र में लिगुरिया में क्रांति के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया। फिर वो क्या करा, कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन से भी जुड़ा। फिर आगे क्या देखते हो, 1831 में मार्सेई में यंग इटली तथा
1833 में बर्न में यंग यूरोप की वो स्थापना करते हैं। तो ये जो क्रांतिकारी थे ये इटली के थे। और आगे आप देखो कि जो इटली है पहले वो भी काफी सारे खंडों में विभाजित था, तो उसको एक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए काफी इनका जो योगदान होता है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो समाप्त हो चुकी है। समाप्त तो हुई नहीं, थोड़ा सा है ना, पूरा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने शुरू से लेकर अभी अंत तक क्या पढ़ा है। ठीक है, आराम से एकदम चलेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना। स्पेशल वीडियोस के लिए एक टॉपिक के लिए मैं बनाऊंगा। ठीक है, 4 टॉपिक हमने पढ़े। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। ये पढ़ा हमने। क्या पढ़ा इसमें, कुलीन वर्ग कौन थे, शासक थे, सबसे शक्तिशाली थे। इनकी संख्या क्या थी, लेकिन कम थी, इतना हमने पढ़ा। और हम देखते हैं यूरोप में सबसे ज्यादा लोग संख्या किसकी थी, किसानों की थी। किसान काफी ज्यादा थे वहां पे। ठीक है, खुद कुछ की तो खुद की जमीन थी और कुछ जागीरदारी पे काम करते थे। ठीक है, मतलब दूसरों के खेतों पे जाके काम करते थे और बदले में उन्हें क्या दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। ठीक है, फिर आप क्या देखते हो, यूरोप में जो पश्चिमी यूरोप है, बताया था मैंने आपको चित्र बना के, पश्चिमी यूरोप में और मध्य यूरोप में क्या होते हैं, उद्योग धंधे विकसित होते हैं। तो वहां पे गरीब लोग जो है वो काम करने जाते हैं, उनके पास क्या आता है, वेतन आता है, उनके पास पैसा आता है, तो वो क्या हो जाते हैं, मध्यवर्गीय लोग हो जाते हैं। इतना हमने देखा। अब ये जो मध्यवर्गीय लोग हैं यही क्या मानते हैं, उदारवादी विचारधारा को मानते हैं। ठीक है, ये आपको एक चीज मैंने बताई, 4 टॉपिक में से पहले ये था। दूसरा हमने क्या पढ़ा, उदारवादी होते क्या है, उदारवाद। हम देखते हैं जो लोग व्यक्ति के लिए आजादी मानते हैं, ठीक है, कानून के समक्ष सबको बराबर मानते हैं, वही क्या है, उदारवादी है। उदारवादी, अच्छा उदारवादी है कौन, वे लोग जो उदारवादी विचारधारा को मानते हैं। रूढ़िवादी कौन है, वे लोग जो रूढ़िवाद नामक विचारधारा को मानते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया ये कौन है, ये कौन है, तो आप ऐसे बता देना। और पूछेगा ये विचारधारा क्या है, तो उसकी विशेषता लिख देना। उदारवाद क्या है, उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ठीक है, आगे आप क्या देखते हो, जो ये लोग हैं ये वोट नहीं चाहते थे लोगों के लिए। फिर मैंने नेपोलियन का बताया कि नेपोलियन ने किस प्रकार से महिलाओं के लिए वोट बंद कर दिए थे। फिर थोड़ा सा आगे और चलते हैं, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या चाहता था, वे शुल्क अवरोधों को समाप्त करना चाहता था। ठीक है, नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए थे उसमें 39 राज्यों का एक महासंघ बना था। वहां पे सब जगह अलग अलग मुद्रा चलती थी, अलग अलग मापने की व्यवस्था भी चलती थी। तो उनको जोड़कर क्या किया, 39 राज्य को एक संघ बनाया। फिर उसमें क्या देखते हो आप, प्रशा जो है 1834 में एक शुल्क संघ की स्थापना कर देते हैं। व्यापारियों को परेशानी होती थी ना, आप यहाँ पे चल के देख रहे हो, यहाँ पे रुपए चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे चल के देख रहे हो डॉलर चल रहे हैं, फिर आगे देख रहे हो पौंड चल रहे हैं, तो भाई व्यक्ति कहाँ से लाएगा बार बार मुद्रा चेंज करके, बैंक भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पे शुल्क संघ थे, शुल्क संघ की उसने स्थापना करी प्रशा ने। क्यों करी, क्योंकि वो इनको एकीकृत करना चाहता था। ठीक है, आगे करेगा भी, वो देखेंगे। बाकी ये देख लिया हमने, व्यापारियों को परेशानी होती थी, तो जोलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई, जिससे शुल्क अवरोध क्या हो गए, समाप्त हो गए। फिर थोड़ा सा आगे और चल के हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद 1815 के बाद। अब नेपोलियन भाई साहब फ्रांस पे शासन कर रहे थे, बढ़िया अच्छे से तरह से चल रहा था। और जो सेना है 1790 में बाहर गई थी, वो विचारों को भी फैला रही थी राष्ट्रवाद के। तो पड़ोसी देश क्या बोले, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी वही हाल हो। कौन सा हाल, लुई 16 वाला। ठीक है, वो हाल नहीं चाहते थे खुद के साथ, तो उन्होंने क्या किया, 4 देशों ने मिलके, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने, के जो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, वो क्या करे, एक वियना में, वियना स्थान है, वहां पर एक सम्मेलन किया है, संधि की उन्होंने, चारों देशों ने मिलके, कि हम लोग फ्रांस पे जो है हमला करेंगे और फिर बाद में उसे आपस में आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस पे हमला कर देते हैं फ्रांस पर। कब करते हैं,
1815 में नेपोलियन का अंत हो जाता है। कौन से युद्ध में? वाटरलू का युद्ध। ठीक है, इस संधि के जो वियना संधि हुई थी 1815 में, वियना संधि किसने करी थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने कर ली। ठीक है, ये संधि करी तो फिर नेपोलियन का अंत हो गया। फिर वापस से बोर्बो राजा को क्या कर दिया? वहां पे बिठा दिया गया। हम क्या देखते हैं, रूढ़िवाद है क्या? तो क्या करा था हमने? पुरानी सोच, पुरानी विचारधारा को जो मानते हैं लोग रूढ़िवादी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 1815 के बाद जो है एक नई व्यवस्था स्थापित होती है, रूढ़िवादी। ठीक है, जिसमें लोग पुरानी सोच को मानते हैं। फिर चौथा पॉइंट हम क्या देखते हैं, अभी हमने पढ़ा क्रांतिकारी के बारे में। क्रांतिकारी होता क्या है भाई? जो क्रांतिकारी वो क्रांतिकारी होगा। ठीक है, उसमें जूसेपे मैत्सिनी के बारे में हमने पढ़ा कि 1807 में तो उसका क्या हुआ? जन्म हुआ। 1807 में जन्म हो गया जेनोवा में। फिर उसे 24 साल की उम्र में लिगुरिया में क्रांति के कारण बहिष्कृत कर दिया गया। फिर कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन से भी जुड़ा। फिर उसने 2 खुद के गुप्त संगठनों की स्थापना की। कौन कौन से? एक तो यंग इटली और यंग यूरोप। तो ये आज का जो पूरा लेक्चर सेकंड था उसमें हमने आज पढ़ा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में बता देना, नहीं समझ में आया तो भी बता देना। उसका जो जल्दी से जल्दी उपचार है करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर 3 जल्दी ही आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मतलब आधार है आगे के लिए। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।